तो हेलो एवरीवन। बेटा, आज मैं एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई मेन, जेई एडवांस एंड ऑल्सो फॉर द नीट। देखिए, इस टॉपिक की सबसे बड़ी खास बात पता बेटा क्या है? इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये टॉपिक आपके बहुत सारे प्रीवियस टॉपिक को कवर भी करेगा, रिवाइज भी करेगा। ये लास्ट ईयर ही नीट के सिलेबस में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। जेई मेन और एडवांस में तो बहुत पहले से टॉपिक था बेटा। दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। देखिए, सॉल्ट एनालिसिस या इसी को कुछ किताबें लिखती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम लोग क्या समझते हैं बेटा? अगर मेरे पास मान लीजिए आज मुझे कोई एक सॉल्ट लाके दे दे और मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा सॉल्ट है, तो डेफिनेटली मुझे पता करना पड़ेगा ना ये सॉल्ट किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉल्ट। तो देखिए बेटा, जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बेटा? एक बेस के साथ, तो डेफिनेटली देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। आई थिंक ये रिएक्शन तो सभी को पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं इसके रिलेटेड, तो देखिए क्या होता है। अगर मेरे पास एक एसिड जैसे कौन है, HCl, HCl की रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा मैं किसके साथ? NaOH के साथ। तो डेफिनेटली देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड वाटर। तो ये जो NaCl है बेटा, ये क्या एक सॉल्ट है। देखिए, जब कभी भी कोई भी सॉल्ट होगा तो सॉल्ट के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं। एक होता है बेटा उस सॉल्ट का कैटाइनिक पार्ट, और डेफिनेटली एक जो पार्ट होता है वो क्या होता है? एनाइनिक पार्ट। एक होता है कैटाइनिक पार्ट और एक क्या होता है बेटा? एनाइनिक पार्ट। ये जो कैटाइनिक पार्ट है बेटा, ये हमेशा किससे आता है? देखिए, जैसे Na+ है, ये किससे आया हुआ? बेस से। और हमेशा ये जो कैटाइनिक पार्ट है ये किससे आता है बेटा? कम्स फ्रॉम बेस। ऑलवेज बेटा, हमेशा जो कैटाइनिक पार्ट होता है वो हमेशा बेस से आता है। इसीलिए इसको आप बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। कैटायन को आप लोग क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। और ये जो एनाइनिक पार्ट है बेटा, ये हमेशा किससे आता है? इट ऑलवेज कम फ्रॉम किससे? एसिड। इसीलिए एनाइनिक को आप लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल भी। तो इस चैप्टर में अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये जो सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो डेफिनेटली मैं पक्का पता आपको बता पाऊंगा कि ये सॉल्ट कौन सा है। तो देखिए, सॉल्ट एनालिसिस बहुत सारे स्टेप से मिलके होती है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में आप बता देंगे कौन सा सॉल्ट है। डेफिनेटली सबसे जो इजीएस्ट वे होता है बेटा उसकी अपीयरेंस। कई बार फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन कि सर अगर बोला हुआ है ब्लू कलर तो डेफिनेटली कोई जिंक का सॉल्ट तो होगा नहीं। देखिए, डेफिनेटली ब्लू कलर तो दिमाग में क्या आता है? कॉपर। तो ऐसे ही हम लोग कलर, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे कुछ एनालिसिस करेंगे। कुछ एनालिसिस बेटा हम लोग क्या करते हैं? सर्टेन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं? दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं बेटा। देखिए, एक होता है अपने पास क्या? ड्राई टेस्ट। देखिए, अपीयरेंस की बात तो साथ साथ में होती रहेगी, अपीयरेंस और सॉल्युबिलिटी की। लेकिन मेनली जो हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं बेटा ड्राई टेस्ट का, और दूसरा यूज किया जाता है किसका बेटा? वेट टेस्ट का। देखिए, कुछ लोगों को पता होगा व्हाट इज ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। कई लोगों के लिए बिल्कुल नए मीनिंग होंगे ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट। देखिए, ड्राई टेस्ट का मतलब क्या है कि सॉल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे। डायरेक्टली वी विल यूज द सेल्ट फॉर एनालिसिस। डायरेक्टली यूज सॉल्ट। हम लोग सॉल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे, उसको हीट करेंगे या उसको कुछ और करेंगे। लेकिन ड्राई टेस्ट में सॉल्ट को डायरेक्टली यूज किया जाएगा। लेकिन वेट टेस्ट में क्या होगा बेटा? फर्स्ट क्या होगा? मेक ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उस सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा। एंड देन टेस्ट इज परफॉर्म ऑन दैट सॉल्यूशन। देन टेस्ट इज परफॉर्म ऑन दैट सॉल्यूशन। वैसे टेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? वेट टेस्ट। देखिए, यहां पे अगर मैं कैटायन की बात करूं तो कैटायन की एनालिसिस के लिए हम लोग दोनों टाइप के टेस्ट करते हैं बेटा। चाहे ड्राई टेस्ट की बात करूं चाहे वेट टेस्ट की। तो यहाँ पे ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट दोनों परफॉर्म किए जाते हैं टू एनालाइज द कैटायन। ये पता करने के लिए कि कैटायन कौन सा है, ये पता करने के लिए कैटायन के ड्राई टेस्ट भी हमारे सिलेबस में और वेट टेस्ट भी। लेकिन एनायन को हमेशा एक ही टाइप के टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज ओनली वेट टेस्ट। एनायन के लिए कोई भी ड्राई टेस्ट आपके पास, या नेचर में यहाँ पे भी साइंस के टर्म में भी बोलूं तो रियल लाइफ में भी एनायन को जब कभी भी आइडेंटिफाई करना होता है तो सिर्फ क्या आइडेंटिफाई किए जाते हैं बेटा? उसके वेट टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन कैटायन के ड्राई टेस्ट एज वेल एज वेट टेस्ट दोनों किए जाते हैं। तो देखिए, पहले आप समझिए वेट टेस्ट के लिए जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला काम तो ये है ना, मेरे पास अगर कोई मुझे लैब में सॉल्ट देगा, अगर मुझे उसका एनायन पता करना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? उसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, दो टाइप के केस हो सकते हैं। केस वन क्या हो सकता है? केस वन हो सकता है इफ सॉल्ट इज वाटर सॉल्यूबल।
हो सकता है आपके पास कि जो सॉल्ट हो बेटा वो क्या हो, वाटर सॉल्यूबल हो। तो देखिए वाटर सॉल्यूबल अगर सॉल्ट होगा तो देखिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लूंगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या लूंगा, सबसे पहले बेटा सॉल्ट लूंगा। यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक सॉल्ट था। इस सॉल्ट के अंदर देखिए उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करेंगे बेटा, फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद अगर सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल होगा तो पक्का ये सॉल्ट क्या कर जाएगा बेटा, मिक्स कर जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई इंप्योरिटीज हो सॉल्ट के साथ तो वो भी निकल जाए। हीट करने पे इंप्योरिटीज तो इनसॉल्यूबल रहेंगी। अब क्या करेंगे बेटा, इसको करेंगे फिल्टर। अब देखिए फिल्टर में दो चीजें होती है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसे फिल्टर पेपर लिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास क्या थी, एक नोजल जैसी थी। यहाँ पे फिल्टर पेपर लिया, तो फिल्टर पेपर पे कुछ तो आपके पास क्या होगा, मटेरियल ऊपर फिल्टर पेपर में बच जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, फिल्टर करने के बाद हमेशा दो चीजें होंगी। एक होगा आपके पास रेजिड्यू बेटा, जो वेस्टेज जो ऊपर बच जाएगी, और दूसरा फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट होगा इसके ऊपर हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे बेटा, ऑल द वेट टेस्ट। सारे के सारे वेट टेस्ट इस फिल्ट्रेट के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। फिल्ट्रेट कौन होगा, जो नीचे सॉल्यूशन जिसके अंदर आपका सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है। आई होप सारों को पहला केस समझ आ गया। अब दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि जो आपके पास सॉल्ट हो, जरूरी थोड़ी है वो वाटर सॉल्युबल होगा हमेशा ही। तो हो सकता है देर इज ए पॉसिबिलिटी कि इफ सॉल्ट इज वाटर इनसॉल्युबल बेटा, अगर मेरे पास जो सॉल्ट है वो देर इज ए सेकेंड पॉसिबिलिटी कि जो सॉल्ट है बेटा वो क्या हो, वाटर इनसॉल्युबल हो। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जो आपका क्या हो, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो। अरे वेट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सॉल्यूशन बनाना तो जरूरी है ना बेटा। तो डेफिनेटली सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस सॉल्ट का बनाया जाएगा सॉल्यूशन। देखिए सॉल्ट की रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन की टर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या था, सॉल्ट था। सॉल्ट पक्का क्या होगा, सॉल्ट होगा बेटा एक कैटायन होगा, एक क्या होगा, एनायन। जैसे मेरे पास A प्लस है और B माइनस है, मैं इसके अंदर डालूंगा Na2CO3 का एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट का क्या डालूंगा, एक्वा सॉल्यूशन। तो पक्का क्या होगा, ये सोडियम और A क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो पक्का यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaB। देखिए ये क्या होगा, ये जो एनायन होगा ये क्या बन गया बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एनायन बन गया। देखिए यहाँ पे जो पहले नॉर्मल सॉल्ट था वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर बेटा, सोडियम सॉल्ट के अंदर। अगर मेरे पास सोडियम सॉल्ट बन चुका है, डेफिनेटली ये तो पहले क्या था, दिस कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। लेकिन ये जो सोडियम सॉल्ट होगा बेटा ये आपका क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब मैं यहाँ पे पहला गोल्डन पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए, एज ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल। सारे के सारे जो सोडियम सॉल्ट होते हैं बेटा वो सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए जनरली जो आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते उनको सोडियम सॉल्ट, या इसको बोला जाता है बेटा सोडा एक्सट्रैक्ट। इसको क्या बोला जाता है, सोडा एक्सट्रैक्ट। इस सोडा एक्सट्रैक्ट को फर्दर यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, ओवर विच वी विल परफॉर्म अवर वेट टेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या इस सोडा एक्सट्रैक्ट को डायरेक्टली यूज कर लेंगे बेटा, क्या डायरेक्टली जाएंगे और लैब में इसी सोडा एक्सट्रैक्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो पहला पॉइंट यहां से बेटा क्या आता है, पहला पॉइंट आता है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज द सोडा एक्सट्रैक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज द सोडा एक्सट्रैक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज द किसको बेटा, सोडा एक्सट्रैक्ट। किससे पहले बेटा, बिफोर यूजिंग इट। यूज करने से पहले सबसे पहले इस सोडा एक्सट्रैक्ट को क्या किया जाता है बेटा, न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्वेश्चन है सर न्यूट्रलाइज करने की क्या जरूरत है, सॉल्ट क्या बेसिक थे एसिडिक थे क्या, जरा समझते हैं बेटा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो बना हुआ है दैट इज सोडियम का सॉल्ट एडिसिस। तो सोडियम तो हमेशा बेटा किससे आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है बेटा, वीक एसिड। तो अगर मेरे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्या होगा बेटा, वीक एसिड, तो पक्का इसका नेचर कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। पक्का इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मुझे सोडा एक्सट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो ऐसा तो होगा नहीं टाइट्रेशन करने। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करने तो पहले टाइट्रेशन थोड़ी करूंगा, पहले न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत लंबा सा प्रोसीजर थोड़ी अप्लाई करूंगा। तो कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं जरा वो समझते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डाइल्यूट एसिड ऐड कर देंगे और थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे। जब मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ऐड करूंगा तो अब देखिए पहले सॉल्यूशन का नेचर कैसा था, बेसिक था। एसिड डाला, थोड़ा एक्सिस डाला, तो डेफिनेटली अब जो ये सॉल्यूशन होगा ये कौन से नेचर का हो जाएगा बेटा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। जब ये एसिडिक नेचर का हो गया सर फायदा क्या हुआ, पहले बेसिक था एसिडिक था, पहले बेस की वजह से खराब हो रहा था काम, अब एसिडिक की वजह से खराब हो रहा है। तो बेटा अभी भी बात नहीं बनेगी, अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करूंगा।
देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, बिग बेस है। जब ये जाएगा तो इस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और थोड़ा सा ये भी क्या होगा बेटा, एक्सेस में होगा। मतलब अब ये सॉल्यूशन बेसिक है, लेकिन ड्यू टू किसमें बेटा, एक्सेस ऑफ किसका, अमोनिया। अमोनिया डिसॉल्व है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा बेटा, जो अमोनिया होगी NH3 विल कम आउट। जो आपके पास अमोनिया एक्सेस में थी, दैट विल गेट एस्केप आउट बेटा, वो NH3 विल गेट एस्केप आउट। अब जो सॉल्यूशन मुझे फाइनल में मिलेगा दैट विल बी न्यूट्रल बेटा। तो देखिए बड़े इंपॉर्टेंट से टर्म हमने ये डिस्कस किए। सबसे पहले हमने क्या बोला, देखिए फिर से समरी देखिएगा। सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए बेटा, सुंदर सुंदर, और जैसे बताया जा रहा है वैसे याद करिए। सबसे पहले बोला बेटा सॉल्ट है, सॉल्ट के दो पार्ट हैं, कैटायन है, दूसरा क्या है, एनायन है। कैटायन वाला पार्ट किससे आता है, बेस से। एनायन वाला पार्ट किससे आता है, एसिड से। अगर मुझे कभी भी ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, वेट टेस्ट क्या है बेटा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या बनाया जाता है, सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऑल द सोडियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल। अगला पॉइंट मैंने क्या बोला कि अगर आपको सोडा एक्सट्रैक्ट को यूज करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज इट फर्स्ट बेटा। पहले इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बेस है, मान लीजिए कोई आप रिएक्शन करवा रहे हो, उसने बेस ने रिएक्शन का नेचर ही चेंज कर दिया, या कोई एसिडिक ऐसा मीडियम है, तो उसको न्यूट्रल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रल कैसे रखा जाता है बेटा, हम लोग क्या करेंगे इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि बेसिक क्यों था, अरे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, बेसिक होता है ना। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में एसिड डाल देंगे, फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालेंगे। इतना टाइम नहीं है बेटा अपने पास की लैब में टाइट्रेशन करने जाएंगे, सर टाइट्रेट करके भी तो न्यूट्रलाइज कर सकते थे, क्यों ही ज्यादा डाला। अरे इतना टाइम थोड़ी है, एक सिंपल अच्छी सी टाइट्रेशन करने में 1 घंटा लगता है बेटा। यहाँ तो सेकंडों की बात है, हल्का सा डालेंगे एसिड, हल्का सा डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कर देंगे हीट। हीट करने पे क्या होगा, जो अमोनिया जिसकी वजह से बेसिक था सॉल्यूशन ज्यादा, वो क्या कर जाएगी बेटा, एस्केप आउट कर जाएगी। अब जो ये सोडा एक्सट्रैक्ट एंड में मिला, ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है। देखो बेटा जब कभी भी हम स्कूल में करते हैं ना टेस्ट, तो कई बार ना टीचर हमारा बेस ही खराब कर देते हैं। कई बार, देखिए मैंने ऐसा नहीं बोला हर एक टीचर ऐसा करते हैं, लैब में कई बार स्कूल में टीचर क्या कर देता है, क्योंकि लैब में क्या होता है, गिने चुने सॉल्ट होते हैं, सस्ते सस्ते सॉल्ट होते हैं ना, पैसा बचाने वाला काम है सारे। गिने चुने सॉल्ट होते हैं, तो उनको भी पता है व्हाइट व्हाइट कलर का है तो ये है, ब्लू कलर का है तो ये है, तुक्का भी मार देते हैं। तो जनरली वहां पे टीचर बोलते हैं कि आप लोग क्या करिए, पहले कैटायन का टेस्ट करिए, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान है, सिस्टमेटिक है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब कभी भी रियल लाइफ में अगर अच्छी सी लेबोरेटरी में आप काम करेंगे और अगर आपको सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना पड़े, तो पहले हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा। वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, डिटेक्शन ऑफ एनायन। डिटेक्शन ऑफ एनायन इज ऑलवेज डन बिफोर, डिटेक्शन ऑफ एनायन क्या बोला मैंने बेटा, डिटेक्शन ऑफ ऑल एनायन इज ऑलवेज डन बिफोर किससे बेटा, कैटायन। रीजन क्या है इसका बेटा, रीजन ये है, सम कैटायन एज सम कैटायन इंटरफियर बेटा, इंटरफियर इन डिटेक्शन ऑफ कैटायन। तो बेटा इसका मतलब क्या है, पहले हम एनायन को डिटेक्ट करेंगे, बाद में एटायन को निकाल ही देंगे, ताकि वो एनायन कैटायन की डिटेक्शन के टाइम इंटरफियर ना करे बेटा। जैसे क्या बोला मैंने, पहले एनायन का पता किया, अब कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, एनायन एक्सचेंज चैम्बर होते हैं, कैटायन एक्सचेंज चैम्बर होते हैं, तो वहां से सारे के सारे एनायन को निकाल के बाहर कर देंगे। जब कैटायन का टेस्ट किया जाएगा बेटा, तो क्या करेंगे, उन एनायन को सारे के सारे को निकाल देंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कौन कौन से ऐसे एनायन होते हैं जो, या कौन कौन से ऐसे डिटेक्शन ऑफ बिफोर कैटायन, एज सम एनायन बेटा, एनायन एनायन इंटरफियर करते हैं, कैटायन इंटरफियर नहीं करते, एज सम एनायन इंटरफियर। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ऐसे एनायन होते हैं जो आपके इंटरफियर करते हैं बेटा। तो मैं देखो बेटा यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूं, 6 हमारे पास एनायन होते हैं, फ्लोराइड, बोरेट, फॉस्फेट, एक आता है आपके पास बेटा क्या, ऑक्सलेट, C2O4 2-, सिलिकेट, एंड लास्ट वन इज आर्सेनेट बेटा। ये जो एनायन है बेटा हमारे पास AsO4 3-, ये जो हमारे पास एनायन है, ये जनरली आपके कैटायन की डिटेक्शन, और मेनली ग्रुप 3 के आगे वालों की, ग्रुप 3 के आगे वाले जो कैटायन होते हैं उनकी जब आप डिटेक्शन करने जाएंगे, जब उनके टेस्ट करने जाएंगे, अगर गलती से एनायन प्रेजेंट हो, तो ये वहां पे रॉन्ग रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं बेटा। ये एनायन उन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, और वहां पे आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलने लग जाएगी, जिसकी वजह से जो कैटायन की डिटेक्शन हो जाएगी बेटा, वो गलत हो जाएगी। इसीलिए पहले क्या किया जाएगा, पहले अगर पता किया जाएगा इनमें से कोई एनायन अगर है, तो उसको निकाल के फेंक दो,
फिर सिर्फ कैटायन के टेस्ट किए जाए। तो इसीलिए हमेशा बेटा पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि सर अगर एनायन और कैटायन में टेस्ट शुरू करने हैं तो पहले किसके टेस्ट किए जाएंगे? पहले टेस्ट किए जाएंगे बेटा किसके? एनायन के। तो चलिए जरा शुरू करते हैं बेटा एनायन के साथ। तो सबसे पहले बेटा देखिए, जितनी सिस्टेमैटिक स्टडी आपकी कैटायन की है उतनी सिस्टेमैटिक स्टडी आपकी एनायन की नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। जब आप डिटेक्शन ऑफ कैटायन करते हैं ना तो वहां पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके ग्रुप 3 करके बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है कैटायन को, और उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। लेकिन जब मैं एनायन की बात करता हूं बेटा तो एनायन की डिटेक्शन इतनी सिस्टेमैटिक नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी सिस्टेमैटिक हो सकती है उतनी सिस्टेमैटिक बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। तो देखो एनायन की डिटेक्शन कैसे की जाती है। एनायन की डिटेक्शन के लिए पहले एनायन को क्लासिफाई किया जाता है बेटा दो टाइप में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एनायन होते हैं बेटा वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है क्लास ए और एक क्या होता है बेटा? क्लास बी। मैं बोलता हूं क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार तो क्वेश्चन, और जेई मेन और नीट वालों तुम तो तैयार हो जाओ, यहीं से ही आ जाएगा क्वेश्चन। क्लास ए और क्लास बी एडवांस वाले बच्चे आपके तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास ए और क्लास बी में क्या होगा बेटा? क्लास ए ऐसे कैटायन, दोज कैटायन, देखिए मैं अगर यहां पे लिखने जाऊं, those cation which form those cation which form volatile product बेटा, those cation which form volatile product on addition of acid। अगर आप उस सॉल्ट के, देखिए वेट टेस्ट ही परफॉर्म कर रहे हैं, उस सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप कोई एसिड ऐड कर रहे हैं और अगर एसिड को ऐड करने पे वहां पे गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, मतलब वोलेटाइल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? गैसेस इवॉल्व हो रही है, तो वो बिलोंग करेंगे कौन से एनायन बेटा? क्लास ए एनायन। लेकिन अगर नो वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म, अगर मैं बोल रहा हूं कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, नो वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म, अगर वहां पे कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है ऑन कब बेटा? ऑन एडिशन ऑफ एसिड, उस टाइप के एनायन को क्या बोला जाता है? क्लास बी एनायन। देखिए क्लास ए की अगर मैं बात करूंगा क्लास बी की, तो क्लास ए को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन। देखिए अगर मैं रिएक्शन में एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, पहला एसिड क्या हो सकता है बेटा? देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मैं उसके अंदर क्या डालूं? डाइल्यूट एसिड, और तभी गैसेस इवॉल्व हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डाइल्यूट एसिड के साथ तो इवॉल्व ना हो लेकिन कॉन्क एसिड के साथ दे दे। ये ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट कॉन्क के साथ भी देगा लेकिन उल्टा नहीं होगा। कॉन्क वाले डाइल्यूट एसिड डालने पे इवॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा होगा। देखिए बेटा डाइल्यूट वाले डाइल्यूट के साथ तो इवॉल्व करेंगे ही करेंगे, कॉन्क के साथ भी करेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ आया? अरे अरे जनता समझ आया? देखो क्या बोला मैंने। देखिए कुछ ऐसे सॉल्ट है, कुछ ऐसे एनायन है, जब आप डाइल्यूट एसिड डालेंगे वो गैस इवॉल्व करेंगे, पक्का। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट है जो डाइल्यूट एसिड डालने पे तो नहीं इवॉल्व कर रहे हैं लेकिन कॉन्क डालने पे इवॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा जो डाइल्यूट डालने पे ऐड कर रहे हैं उनको बोलते हैं टाइप ए। क्लास ए के अंदर टाइप 1 बेटा, वो क्या आ गया? टाइप 1। और जो कॉन्क एसिड डालने पे कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? टाइप 2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 1 और टाइप 2। सिमिलरली देखिए क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो क्लास बी में दो कैटेगरी होती है, इसमें भी टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। टाइप 1 क्या होता है? देखिए टाइप 1, देखिए डेफिनेटली ये वोलेटाइल प्रोडक्ट तो नहीं फॉर्म करते, तो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे एनायन जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द प्रेसिपिटेट, जिनको उनके प्रेसिपिटेट से पहचाना जाता है बाय द प्रेसिपिटेट रिएक्शन, उनको बोलते हैं टाइप 1। और ऐसे होते हैं बेटा टाइप 2 जनरली, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द रिडॉक्स चेंज बेटा। रिडॉक्स चेंज का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो एनायन है वो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं और वहां पे सॉल्यूशन का जनरली क्या होगा बेटा? जनरली यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा बेटा कलर चेंज। मैंने बोला जनरली, हमेशा नहीं, लेकिन जब कभी भी रिडॉक्स चेंज होता है तो ज्यादातर केस में वहां सॉल्यूशन का क्या होता है बेटा? कलर चेंज होता है। तो आई होप ये जो क्लासिफिकेशन थी आपको समझ आई। हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला हमारे पास क्या है बेटा? दो टाइप के एनायन है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में क्या है हमारे पास? ऐसे एनायन जो वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और क्लास बी में क्या है? ऐसे एनायन जो वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते। पहले तो बेटा ये टाइप ऑफ कैटायन ही याद हो जाए, टाइप ऑफ एनायन सॉरी। अगर मैं डाइल्यूट एसिड के केस में बात करूं तो ऐसे एनायन है अपने पास 8 बेटा। कितने हैं? 8। लिस्ट याद होनी चाहिए बेटा, देखो लेक्चर में साथ साथ बोलो तभी कुछ होगा। देखो पहला क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ क्या क्या है बेटा जनता? बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बेटा,
मेरे को पता है आधे बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उनको सल्फाइड और बाई सल्फाइड का मतलब पता नहीं है। अरे मैं बताऊंगा ना सर, क्यों है यहाँ पे सर, इसीलिए तो है। देखिए सल्फाइड और बाई सल्फाइड, अगर आपका जो एनायन है वो इक एसिड से आया तो 8, और अगर अस एसिड से आया तो 8। देखो यहाँ पे क्या आया, सल्फाइड बाई सल्फाइड। यहाँ पे क्या आया, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड से आया और ये सल्फ्यूरस एसिड से आया। अगला बेटा सल्फाइड, और सल्फाइड के साथ चाचा हमारे थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस। अगर मैं लास्ट की बात करूं बेटा, इनको ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट और एसीटेट। देखो बेटा सबसे पहले हमने बोला टाइप वन में कितने एनायन, 8 एनायन आए। टाइप टू में हम लोग पढ़ेंगे बेटा 5 एनायन। 5 एनायन कौन कौन से हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, 3 तो हो गए हैलाइड बेटा। उसके बाद दो जनता बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट, क्या आया, नाइट्राइट नहीं है, क्या आया, नाइट्रेट, और दूसरा अपना प्यारा ऑक्सलेट। ये हो गए बेटा 5। यहां पे चार चार और, अगर मैं प्रेसिपिटेशन में बोलूं तो एक आएगा फ्लोराइड, सल्फेट, बेटा आपका प्यारा बोरेट, और बोरेट के बाद यहां पे आएगा ऑक्सलेट। देखो ऑक्सलेट कौन सा, सॉरी ऑक्सलेट तो हो गया, बोरेट के बाद यहां पे कौन आएगा, फॉस्फेट। तो हमारे पास ये हो गए बेटा 4। और अगर मैं रिडॉक्स चेंज की बात करूं तो यहाँ पे 4 और पढ़ेंगे बेटा, ये तो सभी को पता है, मैग्नेट, अरे पर मैग्नेट, पर मैग्नेट के बाद बेटा कौन पढ़ा जाएगा, डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस, और क्रोमेट CrO4 2 माइनस। तो देखो बेटा अभी के लिए आज सिर्फ मैं एसिड की क्लासिफिकेशन मैं इस चैप्टर में बोल रहा हूं बेटा, जिनको मैं मार्क कर दूं ना वो तो भाई 101% आपको पढ़ना है। जैसे ये 3 फ्लोराइड बेटा एडवांस ने मेंशन कर रखा है, सिलेबस में नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ स्किप कर सकते हैं, पढ़ना है पढ़ने वाले को कोई ना नहीं है, मैं तो पढ़ाऊंगा सर। सर का तो काम है पढ़ाना, सर नहीं छोड़ेगा ऐसे छोटे मोटे 2-2 लाइनों के क्वेश्चन, इनको क्यों छोड़ेंगे। लेकिन एडवांस ने बोल रखा है कि फ्लोराइड इज नॉट इन अवर सिलेबस, उसने जो मेंशन कर रखे हैं उनको। लेकिन कुछ एनायन ऐसे हैं जो एडवांस ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में दबा के पढ़ाता है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में उनको दबा के पढ़ाता है, और सॉल्ट एनालिसिस में बोला कि सिलेबस में नहीं है। जैसे ये एस ब्लॉक में यार दबा के पढ़ते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सिलेबस में लिखा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बेटा, ये तो सिंपल सिंपल है तो सारे पढ़ेंगे। इसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा, इनऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव के स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये 1 2, ये तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जिनको मैं स्टार कर रहा हूं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। देन इसको भी आप थोड़ा थोड़ा कंसिडर, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां से फिर आप ज्यादातर फोकस करेंगे डाइक्रोमेट, मैग्नेट, और यहाँ पे बोरेट को भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, और फॉस्फेट को भी। बाकी तो बेटा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तो सारे पढ़ाऊंगा बेटा। मैं तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, पता नहीं बच्चे इतना क्यों डरते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैं बोलता हूँ मेरे साथ पढ़ो यार, मैं सिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बच्चों को तंग करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ फिजिकल से तो अच्छा है। फिजिकल में अभी आपको पता नहीं है, फिजिकल में एडवांस वाला कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, दिमाग हिल जाता है कि सर कैसे करेंगे इतनी लंबी कैलकुलेशन। इनऑर्गेनिक बेटा अच्छे से पढ़ के जाओ, इनऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज मत पढ़ो, पूरी इनऑर्गेनिक को एक समझो, केमिकल बॉन्डिंग से लेके जितना पढ़ना है, जो छोड़ना है उसको छोड़ दो, लेकिन जो आपको प्रिपेयर करना है उसको पूरे को पढ़ो। और पीरियोडिकली अब जब सिलेबस खत्म हो रहा है तो अपने चैप्टर सिलेक्ट कर लो। वो बच्चा जिसके 30 मार्क्स आ रहे हैं बेटा उसके 50 धोरनी है, जो 100 लाने हैं उसको तो सारा ही पढ़ना है, जिसको 100 लाने हैं उसको तो सारा ही पढ़ना है। लेकिन मैं तो उस 30-50 वाले बच्चे की भी बात कर रहा हूँ बेटा। तू भी सबसे पहले, तेरा माइंड बोल रहा है कि तुझे तैयार करनी है इनऑर्गेनिक, तुझे क्या तैयार करनी है, इनऑर्गेनिक। और आज से शुरू कर, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना शुरू कर, बहुत अच्छे से तेरे साथ मेरे साथ पढ़ना। देख मुझे भी जब मैं पहले दिन यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो मुझे क्या लगेगा, थोड़ा थोड़ा भूल गया, लेकिन धीरे धीरे बेटा जब मैं इसको रिवाइज करना शुरू करता हूँ तो हर एक कलर, हर एक सॉलिबिलिटी, हर एक रिएक्शन दिमाग में चमकने लग जाती है। तो वैसा आपके साथ भी होगा। बार बार पढ़ो ना यार, 100 बार पढ़ो। तो देखो आज के टॉपिक को अगर मैं अभी इस फर्स्ट लेक्चर के टॉपिक को समराइज करूं, मैंने बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बोला, हमारे पास डिटेक्शन करनी है किसकी, कैटायन और एनायन की। कैटायन के लिए दोनों टाइप के टेस्ट, एनायन के लिए सिर्फ वेट टेस्ट। वेट टेस्ट का मतलब क्या है, पहले उस सॉल्ट का बनाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके, या तो पानी वाला या तो सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बेसिक न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाला जाएगा, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा अमोनिया, थोड़ी सी अम्मा डाली जाएगी। अम्मा क्या होती है, हीट करने पे यहाँ पे अमोनिया निकल जाती है। पूछा नहीं बच्चे जनता ने क्यों एस्केप करती है, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
आपकी अमोनिया गैस होती है बेटा, दैट इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट इट इज इनसॉल्यूबल इन हॉट वाटर। कैटायन पहले डिटेक्ट करेंगे, एनायन एनायन को पहले डिटेक्ट करेंगे। कितने एनायन है जो इंटरफेयर करते हैं बेटा? 6 टाइप ऑफ एनायन। जब हमने क्लासिफिकेशन की तो टोटल एनायन कितने थे? 21। 21 का नंबर था 8 5 4 4। 8 कौन कौन से थे? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो बेटा, सो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। अरे अपने पास जुगाड़ है बेटा, आओ देखो, लाइक करो और डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। आई होप ऐसी क्वालिटेटिव पढ़ेंगे जैसी आपने वो बोरिंग क्लास के लेक्चर में नहीं पढ़ी हो बेटा। ओके, बाय बाय, गुड डे।